जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारा जीएस टेस्ट का सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 16वां टेस्ट है। साथ में अन्य कंटेंट भी चैनल द्वारा दिया जा रहा है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें और प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। सफलता 100% तय है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। आज का हमारा पहला प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1981 में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1976 में। फैक्ट देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। हमारा दूसरा प्रश्न, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फैक्ट देख लेते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का सर्वप्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम विकृत होने वाला लाल रंग व्यक्ति तथा अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है। इसी के साथ नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। शेष प्रकाश सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। शेष रंगों का मार्ग प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण भी इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं। चूँकि बैगनी और तत्पश्चात जामुनी एवं नीले रंगों लघु तरंगदैर्घ्य के कारण का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए हमें नीला दिखाई देता है आकाश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन बी कृषि सेवा केंद्रों का विकास, ऑप्शन सी कृषि साख सुविधा, ऑप्शन डी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। फैक्ट देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। हमारा पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? ऑप्शन ए महासेर मछली का, ऑप्शन बी चीतल का, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग का, ऑप्शन डी एशियाई हाथी का। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एशियाई हाथी का। देखिए फैक्ट, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? देहरादून एवं हरिद्वार के मध्य धौलखंड पर स्थित है। यह एशियाई हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा छठवां प्रश्न, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। तो बताइए रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर कहते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं।
हमारा फैक्ट देख लीजिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। हार्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर जो है सजावट के काम में आने वाले पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। हमारा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। फैक्ट देख लेते हैं, विटामिन सी जल में विलय होता है। कौन कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन बी और विटामिन सी। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा यह हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाता। हमारा 8वां प्रश्न, मेट्रो नगर की बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। पहला, मेट्रो नगर की मरीन बस्तियों में जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। तीसरा, नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। चौथा, आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन डी सभी चारों सही है। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। यानी पहला, मेट्रो नगर की मरीन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण और नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता की तेजी से गिरावट। देख लेते हैं फैक्ट, बढ़ता नगरीकरण नगरों में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या संकेंद्रण के लिए जिम्मेदार है। बड़े नगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण नगरों के बाहर परिनगरीय बसावट हो जाती है। पुनः नगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण यहाँ उपलब्ध सेवाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। हमारा 9वां प्रश्न, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी BS शेखावत, ऑप्शन डी सोमनाथ चटर्जी। तो बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। मीरा कुमार का नाम आप सुने भी होंगे। फैक्ट देख लेते हैं, इंडिया पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। हमारा 10वां प्रश्न, स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या सत्य है? अभी हाल में उनकी मृत्यु हुई है। पहला, एक मोटर युक्त पहिएदार कुर्सी पर चलते थे। दूसरा, एक चाकू सिंथेसाइजर का प्रयोग करते थे। तीसरा, अपने साथ एक कंप्यूटर रखते थे। चौथा, एक विख्यात ऑस्ट्रेलियन ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और दूसरा सही है। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। फैक्ट देख लेते हैं, प्रख्यात ब्रिटिश ब्रह्मांड वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। स्टीफन हॉकिंग बीमारी के कारण वह मोटर युक्त पहिएदार कुर्सी पर चलते थे। वे अपने साथ एक सुवाहा कंप्यूटर भी रखते थे, पोर्टेबल, सुवाहा यानी पोर्टेबल कंप्यूटर भी रखते थे। वे ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिकवादी थे। हमारा अगला प्रश्न, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जनपद का नाम दिया है, बताना है आपको कौन से जनपद में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आगरा तथा मथुरा में, ऑप्शन बी एटा तथा मैनपुरी में, ऑप्शन सी मिर्जापुर तथा झांसी में, ऑप्शन डी सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो बताइए लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही जवाब होगा मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती हैं लाल मिट्टियाँ। फैक्ट देख लेते हैं, लाल मिट्टियाँ मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। लाल मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपक्षरित मिट्टी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष क्या है? ऑप्शन ए वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ऑप्शन बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन सी वह समय
जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। ऑप्शन डी वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो बताइए प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय कई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 गुणे 10 मीटर। इसको याद रखे रहिएगा। हमारा 13वां प्रश्न, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय समुत्खंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। ये एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन का जो है सिद्धांत पर काम करता है। और याद रखिएगा हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे काम करता है। फैक्ट देखिए, ऑटो हान ने अणु बम की खोज नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर की। वर्ष 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान तथा एफ स्ट्रॉसमैन ने ज्ञात किया जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। हमारा 14वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या थी? ऑप्शन ए ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचाना। ऑप्शन डी उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु उनको सड़क से जोड़ना। फैक्ट देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये भी याद रखिएगा 2000 में। जो 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है का उद्देश्य ग्राम और शहरों को जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास है। हमारा 15वां प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फैक्ट देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न, बलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैग्नीज अयस्क, ऑप्शन डी अभ्रक। तो बताना है आपको बलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लौह अयस्क। बलाडीला की खान लौह अयस्क से संबंधित है। फैक्ट देखिए, बलाडीला खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दांतवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हमारा 17वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी RB घोष। बताइए 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी RB घोष। फैक्ट देखिए, वर्ष 1907 में सूरत के आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसमें जो है विभाजन हुआ था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में जो है विभाजन हुआ था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद
कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 में हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? ऑप्शन ए वनों को काटना, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी वर्षा जल प्रबंधन, ऑप्शन डी जैव मंडल भंडार। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वनों को काटना। फैक्ट देखिए, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण को निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार है। वनों को काटना पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। हमारा 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ऑप्शन ए स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्था, ऑप्शन सी स्वयं सेवा समूह, ऑप्शन डी ठेकेदार। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ठेकेदार। इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है ठेकेदार का एमडीएम में। मध्याह्न भोजन योजना को ठेकेदार प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, जबकि शेष सभी इसमें शामिल होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये याद रख रहिएगा 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था एमडीएम। हमारा 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। फैक्ट देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में, ये भी याद रखिएगा, 2005 में आरंभ किया गया, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल का था 2002 से लेकर 2007 तक था। हमारा 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी में स्थित है। अब ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि आपके तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना की राजधानी में स्थित है। तो याद रखिए रहिएगा, आंध्र प्रदेश न होकर क्या होगा? तेलंगाना होगा। हमारा अंतिम प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक राज्य है। फैक्ट देख लेते हैं, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 45% है केरल में होता है। नारियल उत्पादन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में केरल नारियल उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पे है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी के साथ ये हमारा टेस्ट सीरीज टेस्ट खत्म होता है। 16वां 17वां टेस्ट फिर लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।